हेलो दोस्तों, मैं करण सिंह नालंदा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत का संविधान पढ़ेंगे और वो भी प्रस्तावना, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसको कुछ संविधान विदों ने इसको संविधान का दर्शन कहा है या भारत का दर्शन कहा है, तो कुछ ने इसको संविधान की आत्मा कहा है। जैसे हमारी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना होती क्या है पहले तो, जैसे ऐसा नहीं कि प्रस्तावना का जैसे मतलब हम लोग इंट्रोडक्शन समझते हैं, जैसे क्वेश्चन आंसर आज भी हम लोग कोई भी एग्जाम लिखते हैं तो इंट्रोडक्शन लिखते हैं, हम लोग समझते हैं वही। एक्चुअली हमारे यहाँ जो प्रस्तावना था, इसका ओरिजिनल जो प्रस्ताव लाया गया था उद्देशिका नाम से लाया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव था, यानी कि हमारा संविधान बनाने का क्या उद्देश्य, हमारा संविधान कैसा होगा और क्या क्या इसमें प्रावधान होंगे। एक्चुअली ये संविधान का पूरा कहा जाए तो दर्शन था, और इन दर्शन जो था इसी का नाम हमारे यहाँ उस समय उद्देशिका रखा गया, क्योंकि हमारा संविधान उद्देश्य का था, इसका नाम उद्देशिका था। इसी को आगे चल इंग्लिश में प्रेम्बल कहा गया। और फिर जैसे हमारे यहाँ जो प्रस्तावना होती है कि कोई भी चीज, पहले भी एक्ट वगैरह आते थे तो पहले 60 में एक्ट वगैरह, पहले ब्रिटिश काल में जो भी एक्ट सब पास किए जाते थे तो हर एक एक्ट के शुरुआत में थोड़े से जो इंट्रोडक्शन दिए जाते थे, उसमें इंट्रोडक्शन रहते थे। इंट्रोडक्शन यानी को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए भाई कि इसमें क्या क्या प्रावधान है एक्ट में, तो उनके प्रस्तावना प्रावधान पहले से था, होता था पहले भी, ऐसा नहीं था पहली बार संविधान में ही रखा गया। लेकिन हमारा जो संविधान लाया गया तो इसका मेन उद्देशिका का मतलब ये था यहाँ कि हमारे मूल संविधान में 1 से लेकर जो 395 पूरे अनुच्छेद हैं, उनमें प्रावधान क्या है आगे चल करके, उसका सब मूल विचार किसमें रखा गया था, तो प्रस्तावना में रखा गया था, मूल सब दर्शन रखे गए थे। और जैसे हमारे यहाँ ये प्रस्तावना ली कहां से गई थी, तो हमारे यहाँ जो प्रस्तावना ली गई, कहा जाता है कि पहले जो एक्ट आ रहे थे ब्रिटेन से, वहां से भी, फिर अमेरिका में भी जो वहां भी एक्ट वगैरह सब थे, वहां भी प्रस्तावना होती थी, और ऑस्ट्रेलिया से मूल रूप से जो ऑस्ट्रेलिया में जो भी प्रावधान थे प्रस्तावना संबंधी जो प्रोविजन थे, तो वहां से लिए गए थे। जैसे ये प्रस्तावना हमारी या उद्देशिका, जिसको हम लोग प्रेम्बल कहते हैं, ये है क्या, तो इसमें एक एक शब्द पे जोर देना है, इसमें क्यों, कहाँ रुकना है, कहाँ काम वगैरह सब चीजों पर। कई बार तो हम लोग मेंस में पूछ लेता है, जैसे मान लीजिए पूछ लिया 50 शब्द में प्रस्तावना लिखने के लिए, तो इसमें 6 के 6 नंबर मिलेंगे आपको, मैथमेटिकल, यदि सब पाई कामा सब चीजों को ध्यान में आप रखते हुए लिख दिया लाइन टू लाइन। जैसे हमारा प्रस्तावना था क्या, तो सबसे पहला था कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, साथ ही प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संमत 2006 विक्रम को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये तो हमारी प्रस्तावना है, यानी प्रेम्बल है। अब ये ध्यान रखिएगा, यहाँ मूल चीजों के इसलिए जोड़ दिया गया है, तो पहले तो भारत का नेचर भारत का बताया कि हम भारत के लोग, यानी संविधान किसके द्वारा निर्मित किया जा रहा है, तो हम भारत के लोग द्वारा। दूसरा, हमारा भारत का नेचर बताया जा रहा है, भारत कैसा होगा, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। इसका नेचर स्वरूप कैसा होगा, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा, तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया था। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ 3 चीजों का प्रावधान रखा गया था। न्याय के पहले किस चीज की न्याय, तो 3 प्रकार के न्याय, यानी सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय का प्रावधान किया गया। दूसरा, स्वतंत्रता की बात की गई, तो किस प्रकार की स्वतंत्रता, तो विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। इसमें हमारे यहाँ 5 स्वतंत्रताओं की बात की गई, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता। साथ ही इसमें समता की बात की गई कि समता भी
प्रमुख तत्वों के रूप में शामिल किया गया। तो एलिमेंट्स जो हमारे हैं, न्याय, स्वतंत्रता और समता। तो प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समता, यानी सभी नागरिकों में प्रतिष्ठा और अवसर की स्वतंत्रता प्रदान भी की जाएगी। साथ ही इन सबको प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब ये ध्यान रखिएगा कि जैसे ये तो हमारा जो संविधान की प्रस्तावना था इन चीजों, अब हम लोग आते हैं इसके इंपॉर्टेंस और आप सब पे आते हैं कि इसको कब लाया गया। तो सबसे पहले हमारे यहाँ इस जो लाया गया था, तो भारतीय संविधान की उद्देशिका का जो आधार है या जो आज हमारा प्रेम्बल है, इसका आधार था जो पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब जो 13 दिसंबर को उद्देशिका प्रस्ताव लेके आए थे। ये 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका प्रस्ताव लेके आए और जब संविधान सभा में प्रस्तुत किया उद्देशिका प्रस्ताव, और यही प्रस्तावना उन सिद्धांतों, विचारों, मूल्यों, सबको, लक्ष्यों को जिनको हासिल करना है भारत को, तो संविधान में मूल उद्देश्य के रूप में रखा गया, जिनका आधार क्या था, तो शासन व्यवस्था जिनके आधार पर संचालित होगा। और इसीलिए प्रस्तावना के संविधान की हमारे यहाँ आत्मा नाम दिया गया है। संविधान की आत्मा इसको नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इसी के आधार पर पूरा हमारा शासन व्यवस्था सब संचालित होना था। और ये ध्यान रहे कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने 20 अनुच्छेद को संविधान विचारों को संविधान की आत्मा कहा है, लेकिन जो हमारे यहाँ प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। लेकिन माननीय अंबेडकर साहब को पूछा जाता है कि अंबेडकर साहब ने किस अनुच्छेद या किस भाग को कहा है, तो उन्होंने जो भाग 3 के अनुच्छेद 32 को संविधान की या संविधान विचारों को संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट कि हमारे जैसे उद्देशिका प्रस्ताव कहा जाए, तो उद्देशिका प्रस्ताव जो थी, इसकी जो नेचर इसका रखा गया था, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं रखी गई थी। यानी न्याय योग्य नहीं रखे जाने मतलब तो ये था कि सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार कि इसका प्रयोग संविधान के अस्पष्ट उपबंधों की व्याख्या करने के लिए किया जाएगा और इस पर कोई वाद नहीं लाया जाएगा। साथ ही प्रस्तावना को विस्तृत किया जा सकता है, व्यापक किया जा सकता है, लेकिन प्रस्तावना में जो मूल तत्व हैं इनको कभी कोई हटाया नहीं जा सकता है, क्योंकि संविधान के अंग स्वीकार किए गए। साथ ही ये कहा गया कि संविधान में जहां तक कहीं भी कोई विरोधाभास उत्पन्न होता है, उसे दूर करने के लिए प्रस्तावना में निहित लक्ष्यों और आदर्शों की सहायता ली जाएगी या ली जाती है। मान ली कोई भी अनुच्छेद है जिनको स्पष्ट व्याख्या नहीं हो पा रही, तो उनकी व्याख्या को स्पष्ट करने के लिए जो संविधान के मूल दर्शन है या जो उसके प्रस्तावना में महत्वपूर्ण शब्द तत्व रखे गए हैं या शब्द जो रखे गए, उनके आधार पर मिला जोड़ करके व्याख्या की जाएगी कि इस भाग के लिए या इस पार्ट के लिए संविधान में उद्देशिका में क्या प्रावधान रखा गया था। साथ ही संविधान लागू होने के पश्चात प्रस्तावना के संदर्भ में जो प्रश्न उत्पन्न होता रहा कि संविधान का अंग माना जाए कि ना माना जाए, इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था। किस बात में? केशवानंद जो भारतीय बनाम भारत संघ का बात था, केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य का जो बात था, इसमें उद्देशिका को संविधान का अभिन्न अंग माना है। किसने? सर्वोच्च न्यायालय ने। इसमें उद्देशिका को संविधान का अभिन्न अंग माना है। इसमें संशोधन किया जा सकता है, परंतु जो इसका मूल ढांचा है या जो इसके मूल सब तत्व हैं, तो इसको मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इसको व्यापक किया जा सकता है। यानी इसके मूल जो ढांचा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसको व्यापक किया जा सकता है। तो मूल ढांचे कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आगे चल करके जैसे 42 में एक ही बार मात्र हमारे यहाँ तक इसमें प्रस्तावना संशोधन हुआ है। एक मात्र भी कौन संशोधन हुआ? 42वां संवैधानिक संशोधन। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, एक तो समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और अखंडता। पहले जो एकता शब्द था, एकता अखंडता कर दिया गया। और जो हमारे यहाँ स्वरूप कैसा होगा भारत का, तो उसमें जो पहले संप्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, तो वहां पास समाजवाद और पंथनिरपेक्षता शब्द जोड़ दिए गए। तो पंथनिरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए। अब हम आ जाते हैं कि हमारे यहाँ प्रस्तावना की विषय वस्तु क्या है। तो जो प्रस्तावना की हमारी विषय वस्तु है, पहले तो संविधान का हमारे स्रोत क्या है, तो ये हमको जानकारी मिलती है प्रस्तावना से कि हमारे संविधान का स्रोत क्या है। संविधान स्रोत कौन है? हम भारत के लोग, यानी हम भारत के लोगों ने संविधान को बनाया है। कोई विदेशी या बाहर का लोग संविधान नहीं बनाया। किसने बनाया? तो हम भारत के लोग। तो संविधान का सोर्स क्या है? किसने संविधान को निर्मित किया है? तो हम भारत के लोग। दूसरा, हमारे राज्य का स्वरूप यानी भारत का स्वरूप कैसा होगा देश का, इसके बताया गया। तो संपूर्ण रूप संपन्न होगा यानी भारत किसी के अधीन नहीं होगा। दूसरा, हमारा समाजवादी स्वरूप होगा नेचर। तीसरा, हमारा पंथ निरपेक्ष, ये स्वरूप बताया गया।
अभी एक एक चीजों को हम लोग व्याख्या करते हैं। शासन व्यवस्था कि जो तत्व कौन कौन से हैं, तो शासन व्यवस्था के तत्वों में न्याय, स्वतंत्रता और समता, तो समता, इन तीन चीजों को रखा गया था जो शासन व्यवस्था के तत्व के रूप में काम करेंगे। और हमारे यहाँ संविधान किस दिन को या किस तिथि को लागू हुआ, तो ये तिथि भी हमारे यहाँ इसी से पता चलती है, संविधान के लागू होने की तिथि, संविधान के लागू होने की तिथि, तो ये भी हमारी तिथि भी इसी से पता चलती है। नेक्स्ट जैसे हमारा कि हम भारत के लोग, एक एक शब्दों पे आए हम उसके थोड़ा से व्याख्या या इसको इंपॉर्टेंस को जाने। जैसे हम भारत के लोग का अर्थ था, ये शब्द कहां से लिया गया है, तो भारतीय संविधान के स्रोत को इंगित करता है शब्द। दूसरा, इसका अर्थ क्या है, तो अंतिम शक्ति किसके निहित है, तो जनता के पास। ये हम भारत के लोग शब्द क्या बताता है कि हमारे संविधान की जो कहा जाए स्रोत क्या है, तो जनता है, और अंतिम शक्ति भी किसमें निहित है, तो जनता में निहित है। यानी दूसरा कि हमारे संविधान निर्माता कौन थे, तो संविधान निर्माता वास्तविक प्रतिनिधि थे। और तीसरा कि भारतीय जो संविधान का निर्माण किसने किया है, तो भारतीय जनता की स्वीकृति और सहमति से हुआ है भारतीय संविधान का निर्माण। नेक्स्ट जैसे हमारा शब्द था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ था, तो इसका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब सोवरेंटी। इसका अर्थ था सोवरेंटी का कि पहले कहा जाए तो पहले जैसे हमारा भारत किसके अधीन था, तो ब्रिटिश के अधीन था। अब जब हम लोग भारत 15 अगस्त 1947 जो स्वतंत्र हुआ, तो उसके बाद भारत जैसे आंतरिक मामलों में, अपने बाह्य मामलों में पूरी तरह से भारत स्वतंत्र है, अब किसी देश के अधीन नहीं है, सभी चीजें खुद ही भारत डिसीजन करेगा। तो यानी प्रत्येक मामले में पूर्ण रूप से भारत क्या है, तो भारत का प्रभुत्व होगा। तो यहाँ पास जैसे कि बाह्य शक्ति से या जो आंतरिक शक्ति किसी भी मामले में जो हम नियंत्रित अब नहीं है, और प्रत्येक मामले में भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। जैसे नेक्स्ट जो समाजवाद शब्द था, समाजवाद शब्द मूल संविधान में नहीं था। इस समाजवाद शब्द को हमारे यहाँ 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3 जनवरी 1977 में, तो कब जोड़ा गया, 3 जनवरी 1977 में इसको हमारे संविधान की प्रस्तावना में अंततः स्थापित किया गया। और समाजवाद का अर्थ क्या था, तो उत्पादन के जो साधनों पर राज्य का नियंत्रण व स्वामित्व का समर्थन करता है समाजवाद। और यानी राज्य जो है पूरा जितना भी हमारे राज्य का जो भी उत्पादन है या वितरण है या जो भी उत्पादन साधन है, सब पर नियंत्रण किसका होगा, राज्य को होगा। राज्य उसको वितरित करेगा सभी में समान रूप से। तो वस्तुतः एक व्यवस्था, ये शासन व्यवस्था का स्थापना करता है, ऐसी शासन व्यवस्था का स्थापना करता है जिसमें उत्पादन के साधनों का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा, तो सामाजिक हित के लिए किया जाएगा, सभी समाज के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट जैसे पंथ निरपेक्ष, मूल हमारे संविधान में शब्द नहीं था पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि संविधान संशोधन जो 42वां संविधान 1976 में प्रस्तावना, एक ही मात्र संविधान संशोधन हुआ है अब तक, और वो भी 3 शब्द परिवर्तित किए नए जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसका अर्थ क्या है, तो भारत का ना तो कोई अपना राजकीय धर्म होगा, ना ही किसी धर्म विशेष को आरक्षण प्रदान करेगा, साथ ही भारत सभी धर्मों के साथ समानता का व्यवहार करेगा। यानी यहाँ पंथ निरपेक्ष का मतलब यह था कि भारत में कोई धर्म नहीं होगा, भारत का राजकीय धर्म जब कोई नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं था कि भारत धर्म का विरोध करता है, बल्कि इसका अर्थ था कि भारत सभी धर्मों को समान रूप से प्रश्रय देगा और सभी धर्मों को जो समान रूप से उसके साथ व्यवहार करेगा, उनको समान रूप से संरक्षण देगा, ग्रांट वगैरह सब देने में या अनुदान वगैरह देने में किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं करेगा। नेक्स्ट जैसे लोकतंत्र जो शब्द था हमारे यहाँ प्रस्तावना में, लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन, जनता के द्वारा शासन, जैसे अब्राहम लिंकन साहब ने जो डिफाइन किया था, और जनता के लिए शासन। यानी जनता का शासन जो समानता सुंदर सिद्धांतों पर आधारित हो पूरा, उसको हम क्या कहते हैं, तो लोकतंत्र कहते हैं, यानी डेमोक्रेट कहते हैं। नेक्स्ट जैसे गणराज्य शब्द जो था, ये भी हमारे यहाँ जैसे फ्रांस से मान लिया गया था, तो गणराज्य का अर्थ था कि देश का जो प्रमुख है या जो राष्ट्राध्यक्ष होगा देश का, तो जनता द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत होगा। यानी जो हमारे राष्ट्र का प्रमुख होगा या राज्य का जो अध्यक्ष होगा, वो निर्वाचित होगा जनता द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए। जैसे आज हमारे यहाँ राष्ट्रपति 5 साल के लिए निर्वाचित होता है और अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होता है।
तो जैसे जो ब्रिटेन की प्रणाली थी वंशानुगत प्रणाली को हमने ना अपना करके गणतंत्रात्मक प्रणाली को अपनाया था, ताकि हमारे यहाँ जो भी राष्ट्राध्यक्ष होगा ये एक निश्चित अवधि के लिए होगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा, वंशानुगत नहीं होगा। साथ ही जैसे हमारे यहाँ जो प्रस्तावना में जो तत्व रखे गए थे, जैसे न्याय है, स्वतंत्रता है, समता है, थोड़ा सा इनको भी हम जान लें। जैसे प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को उल्लेख किया गया था। कितने प्रकार के न्याय? 3 प्रकार के न्याय की बात की गई थी। और न्याय किस पर था? तो कल्याणकारी राज्य का आधार है। जो भी वेलफेयर स्टेट होते हैं, तो जब तक जस्टिस का प्रोविजन नहीं होगा तो वेलफेयर स्टेट अच्छे से हो नहीं पाएंगे। तो जो विभिन्न प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भेदभाव का प्रतिषेध करता है, यही सब साथ जस्टिस करने का कार्य करेगा। साथ ही स्वतंत्रता में प्रस्तावना में भारत के नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था। इसमें विचार की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए लक्ष्य रखा गया था। और नागरिकों को ये स्वतंत्रता प्रदान करने हेतु संविधान संशोधन में मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है। साथ ही नेक्स्ट जो हमारा तत्व था समता। समता का मतलब था कि प्रस्तावना, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। कितने प्रकार की समता? 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात कही गई थी। समता का यदि कहा जाए सीधा और सरल अर्थ होता है कि कानून की दृष्टि में जो सभी लोग होंगे वो समान होंगे, किसी प्रकार का किसी के पास कोई विशेष अधिकार नहीं होगा, जो ब्रिटिश काल वगैरह में रहता था। साथ ही राज्य सभी व्यक्तियों को अपने सर्वांगीण विकास हेतु समान अवसर उपलब्ध करवाएगा। यानी हर व्यक्ति को अपने विकास के लिए जो सर्वांगीण या सभी को समान अवसर उपलब्ध करवाना ही क्या था? समता को प्राप्त करवाना था। नेक्स्ट बंधुत्व शब्द रखा गया था। बंधुत्व का शाब्दिक अर्थ क्या था? सभी या विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों, भाषाओं, भौगोलिक रूप से बटे भारत को एक रखने के उद्देश्य से प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने का संकल्प रखा गया था। यानी बंधुत्व यानी जो भाईचारा बढ़ाने का। किस प्रकार के? तो जो विभिन्न धर्मों के बीच में, विभिन्न संस्कृतियों के बीच में, जो विभिन्न भौगोलिक अनेकता है हमारे देश में, उसके बीच में बंधुता बढ़ाने के लिए उद्देश्य रखा गया था। साथ ही ताकि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सबको सुनिश्चित किया जा सके और सुनिश्चितता को प्राप्त करने वाली बंधुता को प्राप्त करने के लिए संकल्प रखा गया था। तो ये तो हमारे जो मूल कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान थे। साथ ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये प्रावधान रखा गया था हमारा संविधान किस दिन लागू हुआ। लागू होने जो तिथि भी हमको कहाँ से जानकारी मिलती है, प्राप्त होती है? तो संविधान की प्रस्तावना से ही, क्योंकि उसी में हमारे यहाँ 26 नवंबर 1949 जो मार्च शुक्ल सप्तमी जो 2006 विक्रमी, यानी हमारा विक्रम संवत जो है 57 साल पीछे, यानी स्नान ईसापुर से चलता है। तो 1 ईस्वी से हम 57 साल को और जोड़ेंगे क्योंकि पीछे का है 57 साल का, इसलिए हमारे 2006 विक्रमी। तो हमारे लागू होने की तिथि भी संविधान की प्रस्तावना से ही पता चलता है। दोस्तों, यदि हमारा लेक्चर आपको पसंद आ रहा हो, इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हमारा जो आई नालंदा ऐप है, तो आई नालंदा ऐप को आप डाउनलोड करके इस पर आप हमारे ऐप पर पूरे सभी लेक्चरों को आप देख सकते हैं। हर विभिन्न सब्जेक्टों के विभिन्न सब अलग अलग सब टीचर क्लास ले रहे हैं प्रॉपर वे में, तो हर लेक्चर को आप अलग अलग हर टीचरों के हर सब्जेक्टों को आप इसका आनंद आप देख सकते हैं और इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।